तो आज पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किसका होता है? डिस्क्वालिफिकेशन होता है लेजिस्लेटर्स का। लेजिस्लेटर्स मतलब विधायिका, है ना। अब लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? लेजिस्लेटर्स ये यूनियन लेवल पे, ठीक है, और स्टेट लेवल पे। तो यूनियन लेवल पे क्या होता, कौन होते हैं? पार्लियामेंटेरियंस, है ना। पार्लियामेंटेरियंस। अब पार्लियामेंटेरियन कौन है? पार्लियामेंटेरियन है लोकसभा के मेंबर या फिर राज्यसभा के मेंबर। लोकसभा के मेंबर या फिर राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। स्टेट के लेवल पे क्या होता है? स्टेट के लेवल पे होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट में कहीं कुछ कुछ स्टेट में काउंसिल भी होते हैं। एक तो असेंबली है, दूसरा काउंसिल है। इसके मेंबर्स क्या होते हैं? लेजिस्लेटर्स होते हैं। लेजिस्लेटर्स का काम है कानून बनाना, है ना। लेजिस्लेटर्स का काम है क्या? ना लीगल जितने भी काम हैं, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, रूल्स, है ना, एक्ट, रेगुलेशंस, ये किनके काम है? ये लेजिस्लेटर्स के काम। और इनका क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। इन्हें सदन से क्या किया जाता है? डिस्क्वालीफाई किया जाता है ना। इसकी सदस्यता निरस्त की जाती है। अब वो किन किन आधार पे होती है, अब उसको पढ़ते हैं। एक आर्टिकल 102 के तहत हो सकता है, दूसरा है आर्टिकल 191 के तहत हो सकता है, तीसरा है तरीका 10th शेड्यूल, इसके तहत हो सकता है, चौथा है आरपीए 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कुल मिला के ये 4 तरीका है, ठीक है, जिसके आधार पर क्या हो सकता है? किसी भी, है ना, लेजिस्लेटर्स का क्या हो सकता है? डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ना। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा क्या करते हैं? डिटेल में देखते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे अभी क्या? आर्टिकल 102, अंडर आर्टिकल 102 ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये है किसके लिए? ये है फॉर पार्लियामेंटेरियंस। ये जो संसद के सदस्य होते हैं ना, ये उनके लिए है, जिसको सांसद कहते हैं हिंदी में, ये उनके लिए है, ठीक है। तो ये अगर, है ना, 4-5 ग्राउंड है, अगर उनमें से किसी एक को भी, कम से कम किसी एक को भी फुलफिल करते हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे एक ग्राउंड क्या है? एक ग्राउंड है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, अनुच्छेद 102 उसमें, ठीक है। किसका आधार है ये है डिस्क्वालिफिकेशन का, सदस्यता निरस्त होने का आधार। एक क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, है ना, परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये जो चीज है, ये क्या है? ये होना चाहिए क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर मेजर शेयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, मेजर शेयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये कुछ क्या है? आधार है ना, किसी भी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है क्या इसका? मिनिस्टर। एक्सेप्शन क्या है?
मिनिस्टर, कैबिनेट के मिनिस्टर या फिर यूनियन के या फिर काउंसिल के, यूनियन के हो या स्टेट के हो, मिनिस्टर को जो पैसा मिलता है सरकार से ही मिलता है और फिर भी वो लेजिस्लेशन करता है, तो ये क्या एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो जो पोस्ट या जो ऑफिस बाय कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्टेड नहीं है, अगर कोई है ना पार्लियामेंटेरियन इलेक्टेड होने के बाद आर्टिकल है ना 99 से है ना ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद है ना, अनुच्छेद 99 में क्या है, ओथ है, शपथ, ओथ और अफर्मेशन, शपथ है। ठीक है, ये ले लेने के बाद भी अगर इसको होल्ड करता रहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, तो उसको क्या किया जा सकता है, अनुच्छेद 102 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा है, अगर इस आदमी को क्या किया जाए, है ना अनसाउंड, मेंटली अनसाउंड, क्या किया जाए, मेंटली अनसाउंड, ये डिक्लेयर कर दिया जाए, मानसिक तौर पे है ना अनसाउंड है ना, अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो भी ये सदस्यता की क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। ठीक, अब ये मेंटली अनसाउंड कौन कर सकता है, ये है क्या, बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी कोर्ट के द्वारा है ना, अगर किसी एमपी को मेंटली अनसाउंड प्रूफ कर दिया जाए, दिमागी तौर पर अनफिट है ना, दिमागी तौर पर अक्षम, अगर ये साबित कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तीसरा है क्या, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इसको कहते हैं दिवालिया, इसको क्या कहते हैं। ठीक, अगर ये क्या हो जाए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, है ना, डिक्लेयर कर दिया जाए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है कि इसने क्या किया हो, अपने सारे कर्जे, सारा ऋण जो भी है, इसके ऊपर लायबिलिटीज है, उससे अगर ये फ्री नहीं हुआ है तो भी क्या किया जा सकता है ना, मेंबरशिप खत्म कर दिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 102। क्यों, इसके पीछे का रीजनिंग ये है, अगर कोई किसी के प्रेशर में या फिर कोई किसी के है ना लायबल है ना, किसी से के दबाव में है, ठीक, तो वो क्या कर सकता है, उसको अनड्यू फेवर दे सकता है। इसलिए इस तरह के लोग कानून के बनाने के ना सदन में नहीं होने चाहिए, इनका पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्या, सिटीजनशिप। अगर आदमी भारत का सिटीजन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने क्या किया, या तो सिटीजनशिप छोड़ दिया या फिर वॉलंटरीली किसी और कंट्री का सिटीजनशिप क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो सकता है, इस आदमी को क्या किया जा सकता है, हटा या जा सकता है, इसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। उसके बाद एक और ग्राउंड बचता है, वो ग्राउंड बचता है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सर्टेन ऑफेंसेस में कन्विक्ट हो गया हो आदमी, सर्टेन ऑफेंसेस में क्या हो गया हो, कन्विक्ट हो गया हो आदमी, तब जाकर के क्या होता है ना, तब जाकर के भी ये क्या हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, वो कम से कम मिनिमम है ना, कन्विक्शन कितने ईयर का होना चाहिए, 2 इयर्स का, मिनिमम कन्विक्शन 2 इयर्स का। ठीक है, अगर इस तरह का हो जाए तो क्या होता है कि उस तरह के व्यक्ति को है ना, कन्विक्शन के डेट से है ना, फ्रॉम डेट ऑफ, ये है लिस्ट टाइम, ये क्या है, लिस्ट टाइम, डेट ऑफ है ना कन्विक्शन, यहां से लेकर के कितना, 6 साल, अब प्लस 6 साल, इतना दिन जो है, ठीक है, वो डिबार कर दिया जाता है, किससे, पार्लियामेंट के मेंबरशिप से। ठीक, तो कुल मिलाकर के कहने का ये है कि अगर किसी को है ना पनिशमेंट मिलता है, ठीक, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का जेल टर्म, है ना, तो उस व्यक्ति को 6 साल तो ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, और प्लस में जो बाहर आएगा जेल से, तो जेल से बाहर आने के बाद वो जो
टर्म है कंप्लीट, 6 साल कम पूरा कर लेने के बाद फिर नेक्स्ट 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, पार्लियामेंटेरियन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 5 ग्राउंड है आर्टिकल 102 के अंदर। और इसमें ध्यान रखना है ये जो है किसके लिए है, ये है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, लेजिस्लेचर्स जो स्टेट में होते हैं, एमएलए जिनको कहते हैं या एमएलसी जिनको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लिए ये आर्टिकल नहीं है। ठीक, अच्छा, पार्लियामेंटेरियन जो ओथ लेते हैं वो कहाँ पे है, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग ओथ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ग्राउंड। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है पहले, ये डिसीजन लेने का पावर किसको है। मान लीजिए कि ठीक है ये इनमें से कोई एक ग्राउंड, कम से कम कोई एक ग्राउंड क्या हो गया, प्रूफ हो गया, तो वो डिसीजन डिस्क्वालीफाई करने का लेगा कौन। ये डिसीजन जो है जब भी इस तरह का कोई मैटर आता है तो वो मैटर जो है किसको रेफर किया जाता है, प्रेसिडेंट को। किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रेफर होता है इनको। और ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये क्या करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक, और डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेने में ये क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन है ना से ओपिनियन लेकर के फिर डिसीजन देते हैं। टेक्स डिसीजन है ना ऑन ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, उसका ओपिनियन लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह का ओपिनियन देगा ना, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब है भारतीय चुनाव आयोग, जिस भी तरह का ओपिनियन देगा, ठीक है, उसके अनुसार प्रेसिडेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। और प्रैक्टिकली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन जो होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर एक तरह से बाइंडिंग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं है ना, अंडर आर्टिकल 191, ठीक है, अंडर है ना 191 जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसके लिए, एमएलए या फिर है ना एमएलसी के लिए, एमएलए या फिर एमएलसी के लिए। ठीक है, चलिए ये एडिशनल क्वेश्चन है कि है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल किन किन स्टेट में है ना, किन किन स्टेट में है, इसका नाम ठीक आप लोग बताएंगे, इसका नाम आप लोग बताएंगे। चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी जो सारा कुछ अपने है ना 102 में पढ़ा, जो सारा कुछ 102 में पढ़ा, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है, एप्लीकेबल यहां पे हो जाता है ग्राउंड्स सिमिलर टू प्रोविजंस अंडर है ना आर्टिकल 102 एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है यहां पे जब भी कभी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई क्वेश्चन उठेगा, रेज होगा, तो रेफर किसको किया जाएगा, रेफर किया जाएगा किसको, गवर्नर को, रेफर किया जाएगा गवर्नर को। अब गवर्नर को जब रेफर किया जाएगा तो ये भी क्या करेंगे, ठीक, विल टेक डिसीजन, ठीक है, बेस्ड ऑन ओपिनियन, किसका लेंगे ये, ECI, ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान से देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां भी वही, यहां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट नहीं है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन जब भी होता है तो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना पावर डेफर करता है। ठीक, तो वो कब, जबकि पंचायत इलेक्शन होता है, जब क्या होता है, पंचायती राज का चुनाव होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करता है वो, ठीक है, उसके देखरेख में चुनाव होते हैं। तो ध्यान रखना है, तो किससे ओपिनियन लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
कौन? गवर्नर डिसाइड करेगा और जो भी निर्णय होगा इसका फाइनल और बाइंडिंग होगा। फाइनल और बाइंडिंग मतलब उसमें कोई छेड़छाड़, कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ये बात है। इसके बाद फिर आता है क्या है ना, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ये कब, ये क्या हुआ था? 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट, 52nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985 में 52वां संशोधन करके 10th शेड्यूल लाया गया। ये जब तब हुआ था जब राजीव गांधी भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस वक्त दल बदल बहुत हो रहा था, दल बदल बहुत हो रहा था, तो ये आया 10th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल बोलता है कि अगर कोई है ना MP पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता है वॉलंटरीली, स्वेच्छा से क्या करता है? पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? इस शेड्यूल के तहत क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक, वो फॉर्मली करे इनफॉर्मली करे, इससे है ना फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो क्या करता है, क्या करता है? रिनंसिएशन ऑफ मेंबरशिप, रिनंसिएशन ऑफ पार्टी मेंबरशिप, अगर ये करता है तो ये एक ग्राउंड है किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अंडर शेड्यूल 10th। ठीक, दूसरा ग्राउंड ये क्या है कि जब भी कभी वोटिंग होती है हाउस में, सदन में जब वोट पड़ता है, तो क्या है? पार्टी क्या करती है? अपने मेंबर्स को है ना एक इंस्ट्रक्शन देती है, उसको व्हिप कहते हैं। ठीक, या फिर उस इंस्ट्रक्शन देने के लिए एक आदमी चुन के रख लेता है कि ये जैसा बताएगा वैसा करना है। ठीक, और अगर कोई भी MP या पार्टी का कोई भी मेंबर क्या करता है? मेंबर कैसा मेंबर? लेजिस्लेटिव मेंबर, जो लेजिस्लेचर है, वो अगर बिना बताए, बिना प्रायर इंफॉर्मेशन परमिशन लिए पार्टी से अगर ठीक है कॉन्ट्रेरी करता है, वोट क्या करता है? कॉन्ट्रेरी वोट, या फिर एब्सेंट होता है, क्या होता है? एब्सेंट। ठीक है, दोनों ही केस में इसकी मेंबरशिप क्या की जा सकती है? रद्द की जा सकती है, इसको हाउस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इसमें। ठीक है, ये एक वैलिड ग्राउंड है अंडर शेड्यूल 10th। ठीक है, इसके बाद है कुछ लोग होते हैं क्या? इंडिपेंडेंट चुन के आते हैं, इंडिपेंडेंट चुन के आते हैं पार्लियामेंट में। इलेक्शन हो जाने के बाद, चुनाव है ना हो जाने के बाद और ओथ ले लेने के बाद, शपथ ले लेने के बाद, अगर कोई इंडिपेंडेंट है ना मेंबर है और वो क्या करता है? मेंबरशिप ले लेता है किसी पार्टी का, कब? शपथ लेने के बाद, तो उसको भी उसका भी क्या किया जा सकता है? सदस्यता रद्द है ना शेड्यूल 10 के अंदर किया जा सकता है। इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ये ध्यान रखना है, ओथ लेने के बाद, कब? ओथ लेने के बाद अगर ये करता है, मेंबरशिप लेता है, तो ठीक इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ओथ लेने से पहले मेंबरशिप अगर ले लिया तब क्या होगा? ठीक है, इस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल 10 दोनों साइलेंट है, दोनों क्या है? साइलेंट है। अगर किसी चीज को संविधान ने मना नहीं किया है आप वो काम कर सकते हैं, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक, फिर आता है पार्टी का मर्जर या फिर स्प्लिट। पार्टी का क्या आता है? मर्जर या फिर स्प्लिट। इसमें क्या है कि स्प्लिट है
ठीक है। अगर 1/3 से कम लोग, 1/3 से कम लोग अगर टूट के किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो इन सब को क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई पार्टी है ए, क्या है, पार्टी है ए, इसके पास 30 लोग हैं, है ना, 30 एमपी है, या एमपी मान लीजिए कि एमपी नहीं, एमपी है, एमएलए है या एमएलसी जो भी है, ठीक है। अब अगर इसमें 10 से कम लोग, है ना, एमपी लेस देन 10, अगर ये निकल करके किसी पार्टी में चले जाते हैं तो उन मान लीजिए 8, 9, 7 जो भी है, तो उन सब की सदस्यता, है ना, 10वें शेड्यूल के तहत क्या किया जा सकता है, वो खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये खत्म। और दूसरा क्या है, मर्जर है। क्या है, मर्जर है, 2/3 मर्जर, 2/3 मर्जर कि किसी को, है ना, किसी पार्टी में खुद को विलय कर दिए, किसी पार्टी में खुद को क्या कर दिए, मर्ज कर दिए, विलय कर दिए। इसके लिए कम से कम 2/3 मेंबर चाहिए जो उससे क्या हो, इस डिसीजन से एग्री हो। अदरवाइज सबकी मेंबर क्या है, ये मर्जर माना भी नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, सबकी मेंबरशिप भी क्या की जा सकती है, खारिज की जा सकती है, निरस्त की जा सकती है। ठीक है। ठीक, एक चीज यहां ध्यान देंगे, ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन है, ये 91st अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, ये उसका है। ठीक, और 91st अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया, इसको रिपील कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब होता है खत्म, इसकी लीगल वैलिडिटी जो है वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। कब, 2003 में। कैसे, है ना, संविधान को संशोधित करके। और कौन सा संशोधन था ये, 91st जो अमेंडमेंट है, इसका एक और भी इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, इसी अमेंडमेंट ने, है ना, 15% का जो क्या है, लिमिट है कि कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कौन से मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, उसमें 15% जो टोटल मेंबरशिप है हाउस का, उसमें 15% से ज्यादा मेंबर, है ना, मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, ये 91st का ही देन है। और इसके बाद एक छोटा सा बचता है, क्या है, वो बचता है आरपीए 1951, आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसमें क्या है, इसमें वही सेक्शन 8 है, वो अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि 2 या 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन हो गया तो ये सेक्शन वहीं से आता है। ठीक है, वो जो ग्राउंड था, ठीक, ग्राउंड है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना दे, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना दे, उसके आधार पर अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो उस आधार पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो उसमें से आरपीए, है ना, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, उसमें एक सेक्शन है 8, वो कहता है कि अगर किसी का 2 साल से ज्यादा का कन्विक्शन हो गया सर्टेन ऑफेंसेस में, है ना, कुछ विशेष प्रकार के जो अपराध हैं उसमें अगर क्या हो गया, अपराध साबित हो जाता है, तब जाकर के ये डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनता है। उसमें से क्या है, करप्शन है, भ्रष्टाचार, दूसरा है बलात्कार, मर्डर, ठीक है, और जो है आप क्या, करप्ट प्रैक्टिसेस, ये सब जो है, ठीक है, ये है। एक और भी इसी में, ये सेक्शन 9 और 10A, ये क्या करते हैं, कुछ एक ग्राउंड की बात करते हैं, कुछ एक ग्राउंड की बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन में। तो वो ग्राउंड है कौन कौन से, तो करप्ट प्रैक्टिसेस, और दूसरा क्या है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अच्छा, ये कब के लिए है, ये है
ये जो है ये कब के लिए है? ये है तब के लिए जब कोई इलेक्शन के वक्त फ्रॉड करता है, कोई फ्रॉड तरीके से क्या हो, इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट पहुंच जाए, ठीक है, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उस वक्त ये ग्राउंड लागू होता है कि मतलब चुना जाए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो करके, ऐसा नहीं कि इलेक्शन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, है ना। तो मतलब करप्ट प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, एक तो ये। दूसरा क्या है कि आप जो है एक्सपेंसेस जो है वो विद इन लिमिट होने चाहिए आपके। एक्सपेंस का क्या है कि चुनाव में जो खर्च होता है ना, एमपी के लिए लिमिट अलग है, एमएलए के चुनाव के लिए लिमिट अलग है, तो लिमिट से अधिक अगर पैसा आपने खर्च किया है तो उस ग्राउंड पर भी क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। एक और भी है क्या, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो आपने, ठीक है, तो ये भी एक आधार बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका है ना एमपी बनने में गवर्नमेंट का अनड्यू एडवांटेज आपने नहीं लिया हो, अगर लिया, यह साबित हो गया, तो भी क्या किया जा सकता है, मेंबरशिप रद्द की जा सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर के 4 तरीके हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। अच्छा, इसमें 2 बातें छूट गई हैं। 2 बातें क्या छूट गई कि ये जो डिसीजन है, जो शेड्यूल 10th है, इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेता है वो पावर है किसको, वो पावर है स्पीकर को। स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, ठीक है। हाउस अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका है ना स्पीकर होना चाहिए, अगर काउंसिल है तो उसका चेयरमैन होना चाहिए, उसी तरह से है ना राज्यसभा है तो उसका क्या होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। तो यहां आकर के डिस्क्वालिफिकेशन के जितने ग्राउंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म, है ना, कंप्लीट, खत्म मतलब कंप्लीट हो जाता है। एक बार मेन चीज जो है 2-4 बातें एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कि 102 में किसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, पार्लियामेंटेरियंस का। 191 में किसका, स्टेट लेवल के जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उसके। 102 में पावर किसको डिस्क्वालीफाई करने का, राष्ट्रपति को। 191 में किसको पावर है, गवर्नर को, है ना। दोनों ही जब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिसीजन लेंगे तो ओपिनियन किसका लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, है ना। तो ये और शेड्यूल 10, इसमें किसको पावर है, इसमें पावर है किसको, स्पीकर को या फिर चेयरमैन को, जो भी उस हाउस का, जिस भी हाउस का यह मैटर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि स्पीकर जो भी डिसीजन लेगा वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है उसको, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, तो उसको जो है मतलब बदलने के लिए सीधा सीधा कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, जुडिशियल रिव्यू में ही जा सकते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये जितना भी डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है ये क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू में इसे लाके जाया जा सकता है। ये ऐसा एक केस हो चुका है 1992 में, कि होलो होतो हो ऐसे करके नाम है उसका, कि होलो, है ना, होतो हो उसका नाम है, वर्सेस जूलिच करके नाम है। ये डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इस डिसीजन से क्या आया कि डिस्क्वालिफिकेशन के जो मैटर है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, मतलब इसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। उसमें देखते हैं कि फेयरनेस था या नहीं और साउंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड था या नहीं, बस इस आधार पे क्या होता है कि ये इसको जुडिशियली रिव्यू किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो हमने डिस्कशन किया इसलिए किया कि अभी क्या हुआ है ना, डिस्कशन करने के पीछे रीजन क्या है कि अभी तेलंगाना में क्या है, क्या हुआ है, तेलंगाना में स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर क्या कर रहा है, इस पे बैठा हुआ है 10 लोगों का, है ना, 10 MLAs का क्या करना है, डिस्क्वालिफिकेशन पे क्या करना है, डिसीजन लेना है। 6-7 महीने हो गया है वो डिसीजन ले ही नहीं रहा, ना तो उसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ना इसके, है ना, एप्लीकेशन को क्या कर रहा है, वो निरस्त कर रहा है कि नहीं भाई हम डिसीजन ही नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इसलिए पार्टी चली गई है कहाँ,
सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के है ना चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई जल्दी डिसीजन लो, तुम्हारी लिथार्जी के कारण, तुम्हारे है ना निकम्मेपन के कारण, नकारेपन के कारण, ठीक, लोगों को कोर्ट आना पड़ता है। और कोर्ट से जब क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये क्या होता है, इनक्रोचमेंट होता है फिर, है ना। फिर जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच का जो पावर है, उसका जो सेपरेशन है, वो क्या होता है, फिर वायोलेट होता है, उसका ब्रीचिंग होता है। तो इसलिए सीजीआई का सजेशन है कि भाई आप ऐसा काम मत करो, समय रहते डिसीजन ले लो, है ना। पॉलिटिकल विल जो है उसको फेयरनेस के साथ अप्लाई करो, ठीक है। और पॉलिटिकल एविल है क्या, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन, जो डिफेक्शन है इसको कहते हैं डिफेक्शन। ये जो शेड्यूल 10th है इसको क्या कहते हैं, डिफेक्शन। ये जो डिफेक्शन है ना, ये क्या है, ये क्या है, पॉलिटिकल इविल कहा गया इसको, पॉलिटिकल एविल। तो इसको क्या करो, एलिमिनेट करो, इसको डिस्कार्ड करो, ऐसी सिचुएशन ना बने, ठीक है। ये आइडियल प्रैक्टिस है। पर अगर ऐसा होता है तो स्पीकर को क्या करना चाहिए, प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, फेयर, ठीक है, और विदाउट फेवर, है ना, ये डिसीजन ले। इससे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहेगा, है ना। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या आएगी, तेजी आएगी, ठीक, स्पष्टता आएगी, ठीक है, उसमें क्या आएगा, निष्पक्षता आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए उस, है ना, उस केस को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब कुछ डिस्कशन किया, ठीक। फिर अगर कुछ अच्छा होगा तो कुछ और अलग टॉपिक होगा तो फिर देखेंगे।